बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नाम के एक गांव में मनमोहन का परिवार रहता था। मनमोहन के परिवार में उसके पिता हरिराम और उसकी माता सावित्री एक छोटे से घर में रहते थे। मनमोहन अपने नाम की तरह ही मनमानी करता था। वो बहुत ही आलसी और कमजोर था। उसे बस आराम करना पसंद था। वो दिन भर बस सोता ही रहता था या फिर इधर उधर आवारा की तरह घूमता फिरता था। मनमोहन के माता पिता काफी मेहनती और ईमानदार थे। वो मनमोहन की आदतों से परेशान हो चुके थे। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने मनमोहन को कई बार समझाया, लेकिन मनमोहन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मनमोहन के माँ बाप की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। एक दिन मनमोहन की माँ अपने पति से बोली, मनमोहन तो हमारी सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या इधर उधर आवारा ऊंटों की तरह फिरता रहता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। जब इसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो शायद उसकी आलसी आदतें बदल सकती हैं। तुम सही कहती हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। कुछ ही दिनों में मनमोहन के माता पिता मोहिनी नाम की लड़की से मनमोहन की शादी कर देते हैं। मोहिनी बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। मोहिनी के घर में आने से मनमोहन के माता पिता को पूरा विश्वास था कि अब मनमोहन का निठल्लापन जरूर दूर हो जाएगा। लेकिन मनमोहन की आदतें बदलने की बजाय वह पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। अपने पति की यह हरकत देखकर मोहिनी बहुत परेशान हो चुकी थी। वह एक दिन अपने ससुर से बोली, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी आपने मेरे साथ करवा दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कुछ करता धरता नहीं है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वह सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चयन छीन लिया है। जब से शादी हुई है उसने अपनी जिम्मेदारियां समझने की एक बार भी कोशिश नहीं की। घर में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता। अब मैं सोचने पर मजबूर हूं कि कब तक मैं यह सब सहती रहूं, कब तक बर्दाश्त करूं। इस तरह तो घर नहीं चल सकता। घर में कुछ भी नहीं। मैं सोचती थी कि घर की बात बाहर ना जाए, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूं। कब तक मैं यह सब देखती रहूं? बेटी, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूं कि वह कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वह तुम्हारा पति है। तुम उसे समझाओ कि कुछ काम करें। मैं उन्हें क्या समझाऊं? मैं तो समझा समझा के पागल हो चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ है। बस सारा दिन घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर फिरते रहते हैं। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनमोहन के माता पिता का देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद मनमोहन को और भी छूट मिल जाती है, क्योंकि उससे कोई कहने सुनने वाला अब रहा ही नहीं था। अब मनमोहन की पत्नी मनमोहन से बहुत परेशान रहने लगती है। एक दिन मनमोहन चरपाई पर लेटकर आराम कर रहा था। मनमोहन को आराम करता हुआ देख उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वह गुस्से में अपने पति से बोलती है, आपको शर्म नहीं आती? यूं ठल्लों की तरह घर में पड़े रहकर पूरे गांव के मर्द सुबह होते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां कितना सुख से रहती हैं। एक मैं हूं, जब से घर में आई हूं तब से एक पल के लिए सुख भी नहीं मिला है। ये कैसी बात कर रही हो मोहिनी? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं। और छोटे मोटे काम करना देखो मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूँगा तो कोई बड़ा काम करूँगा। बड़ा काम तुम्हें मिलेगा नहीं और छोटा तुम करोगे नहीं। कुछ दिन की बात है, फिर भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। गांव की सभी औरतें अपने पति के साथ कितनी खुश रहती हैं। हर महीने नए नए कपड़े खरीद कर पहनती हैं और एक हम हैं, कपड़े खरीदना तो दूर की बात है, समय से खाने के लिए ही मिल जाए वही बहुत है। मोहिनी, कुछ दिन की बात है, फिर देखना तुम कैसे रानी की तरह राज करोगी। अरे नौकर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे।
घर में निठल्ले बैठ के सपने देखना छोड़ दो। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। गांव का तुमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। मैं तो तुम्हारी उधारी वापस करते करते तंग आ चुकी हूं। बस मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है। अरे तुम आते ही घर सर पर उठा लेती हो। कभी आराम से बैठकर प्यार से 2 बातें भी कर लिया करो। तो मैं क्या करूं? सारा दिन मैं अकेली खेतों में काम करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि गांव के सभी व्यक्ति अपने अपने खेतों में कितनी मेहनत से काम करते हैं और उनकी पत्नी उनका हाथ बटाती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि हमारे घर में तो मामला उल्टा ही है। पत्नी सारा दिन काम करती है और पति दिन भर घर में पड़ा सपना देखता रहता है। अरे भाग्यवान, बस करो। तुम तो मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। पति वाली कोई बात है तुम में जो मैं तुम्हारी इज्जत करूं? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर देता है। घर में हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले की नहीं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो। तुम मेरी इज्जत जो मन में आए कहती रहो। बस एक काम कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे जाओ, जाकर जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ, जाकर कुछ काम करो ताकि शाम के वक्त हमारे घर में चूल्हा जल जाए। मोहिनी की बात सुनकर मनमोहन घर से बाहर चला जाता है और फिर वह सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं कि शाम के खाने का इंतजाम हो जाए? एक तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब कोई उधार भी तो नहीं देता है। एक काम करता हूं, पवन भाई के घर चलता हूं। वह जरूर मेरी मदद करेगा। फिर आराम से पवन के घर की ओर चल देता। पवन के घर पहुंचकर मनमोहन पवन से बोला, भाई, मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूं। घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दोगे तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं तुम्हारे पैसे 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। मनमोहन, तू कब तक दूसरों से उधार लेकर अपना गुजारा करता रहेगा? भाई, पूरे गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिससे तुमने उधार ना लिया हो। देखो भाई, इस तरह काम नहीं चलता है। अरे कुछ काम किया करो यार। भाई, मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं, पैसे लेने आया हूं। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, वरना देखो कोई बात नहीं है। मनमोहन की यह बात सुनकर पवन को गुस्सा आ जाता है। पवन गुस्से में मनमोहन से बोलता है, पैसे तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि तुम 1 नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। अरे तुम पैसे लेकर भूल जाते हो, वापस देने का तो नाम ही नहीं लेते। पवन की यह बात सुनकर मनमोहन चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। फिर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। मनमोहन पेड़ के नीचे बैठा ही था, तभी गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ बड़े गुस्से से उसकी ओर चला आ रहा था। मुखिया को देखकर मनमोहन घबरा जाता है। मुखिया बोलता है, बहुत दिन हो गए मनमोहन, मुझे बेवकूफ बनाते बनाते। अरे तूने हमेशा अपनी चालाकी और झूठे वादों से मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म होने वाला है। आज मैं तेरी सारी चालाकियां का हिसाब लूंगा। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही रहूंगा। अब तेरे सारे बहाने और चालें बेकार हो जाएंगी। मुखिया जी, मैं इस वक्त बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूं। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आपके मुझ पर जितने भी पैसे हैं मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, बस आप मुझे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। कहां से चुका देगा तू? कुछ काम तो करता नहीं है, सिर्फ बातें करता है। हर वक्त अपनी परेशानियों का रोना रोता है, लेकिन कभी कोई काम नहीं करता। अगर तुझे मेरे पैसे देने होते तो तू कब का दे चुका होता। अरे तू धरती पर बोझ है काम का, ना काज का, दुश्मन अनाज का। मनमोहन समझ गया था कि आज मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। फिर मनमोहन बोला, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए मुखिया जी। मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे वादे तुम मुझसे 1000 बार कर चुके हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। आज या तो मैं अपने पैसे लेकर जाऊंगा
या फिर तेरी खूब मरम्मत करके जाऊंगा। फिर मुखिया अपने नौकर से बोला, देखते क्या हो, मारो इसे और तब तक मारो जब तक इसे इसकी नानी याद ना आ जाए। फिर कभी किसी से उधार लेने की सोचेगा नहीं। मुखिया के आदमी मनमोहन को मारने ही वाले थे कि तभी मनमोहन की पत्नी आ जाती है। वह मुखिया से बोलती है, मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें मत मारिए। मोहिनी, आज तुम्हारी वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं। अगर इसने इस महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसका वो हाल करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। फिर मोहिनी अपने पति से बोलती है, कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी? अगर तुमने 1 महीने के अंदर मुखिया जी के पैसे नहीं लौटाए तो वह तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अभी वक्त है, कुछ काम कर लो और मुखिया जी के पैसे दे दो। अब घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, चलकर खाना खा लो। इतना कहकर मोहिनी भी घर चली जाती है। फिर मनमोहन सोचने लगता है, मोहिनी सही कह रही है। अगर मैंने मुखिया के पैसे नहीं लौटाए तो वो पीट पीट कर मेरा तो बुरा हाल कर देगा। मैं उसके नौकरों से पिटना नहीं चाहता हूँ। मुझे कैसे भी करके मुखिया के पैसे देने ही होंगे। लेकिन मैं मुखिया के पैसे कहाँ से दूँ? हाँ, एक काम करता हूँ। हमारे पास 2 बैल है, एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह मुखिया जी से मेरा पीछा छूट जाएगा। फिर मनमोहन मुखिया जी के घर जाता है और मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, मैं आपके के पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 बैल है। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको पैसे देकर अपना बैल वापस ले लूंगा। अब तूने काम की बात कही है। मनमोहन, जा जाकर अपना एक बैल मेरे पास ले आ। इसके बाद मनमोहन अपने बेल को मुखिया को दे देता है और फिर घर आते ही अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। फिर मोहिनी यह बात सुनकर भड़क जाती है और भला बुरा सुनाती है। फिर मनमोहन परेशान होकर जंगल की तरफ चल देता है और अपनी बेवकूफी हरकत पर शर्मिंदा होता है। फिर थोड़ी देर बाद मनमोहन के पास एक साधु आता है और मनमोहन से पूछता है, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? मुझे लगता है कि तुम किसी परेशानी में हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बाबा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और आप मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते हो, इसलिए कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दो। बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूं। गांव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है और तूने गांव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे बहुत नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा, आप तो सब कुछ जानते हो। लगता है आप बहुत ही पहुंचे हुए साधु हो। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरा एक बैल जमींदार ले गया है। मुझे मेरा बैल वापस दिलवा दीजिए ताकि मैं मेहनत करके अपना खेत जोत सकूं और अच्छे से फसल उगाकर गांव के लोगों और मुखिया जी का कर्ज दे सकूं। बेटा, जब तक तू आलस करना नहीं छोड़ेगा तब तक तू कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर आलस हावी हो चुका है। वैसे तुझे किसी चीज का लालच नहीं है। अगर तू चाहता तो मुझसे धन दौलत और सोना चांदी भी मांग सकता था। इसका मतलब तेरा दिल अंदर से बिल्कुल साफ है। बाबा, कृपया मेरी मदद कीजिए। कैसे भी करके मुखिया जी से मेरा बैल मुझे वापस दिलवा दीजिए। जो चला गया उसका अफसोस करने से कोई फायदा नहीं। मैं तुझे मुखिया से तेरा बैल तो नहीं दिलवा सकता हूं, लेकिन मैं तेरे शरीर के अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर सकता हूं, जिससे तू अकेले अपना खेत जोत सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर मनमोहन गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, साधु महाराज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अंदर इतनी ताकत भर दो जिससे मैं अपना खेत खुद जोत सकूं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंदर एक बैल के बराबर ताकत भर दूं, तो तैयार हो जाओ ताकत पाने के लिए। फिर साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और बोला, अब तेरे अंदर एक बैल के जितनी ताकत आ गई है। तू एक बैल के बराबर शक्तिशाली हो गया है। अब तू अपने खेतों के सभी काम खुद कर सकता है। उसके बाद मनमोहन अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताई, लेकिन मोहिनी ने अपनी पति की बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? या फिर तुमने आज कोई सपना देखा है? अरे मोहिनी, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं
सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। अब मेरे अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे एक बैल के जोड़ीदार तुम बनोगे। देखती हूँ कितनी शक्ति डाली है उस साधु ने तुम्हारे अंदर। अगले दिन मनमोहन एक बैल के साथ अपने खेत जोतने लगा। मनमोहन को अपने अंदर बेहद ताकत महसूस हो रही थी। मनमोहन के अंदर इतनी ताकत देखकर मोहिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही दिनों में सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि मनमोहन के अंदर एक बैल के बराबर ताकत आ गई है। ये देखकर मोहिनी बहुत खुश होती है। अब मनमोहन मेहनत करने लगा था, इसलिए उसने सभी गांव वालों का कर्ज दे दिया। अब मनमोहन के घर में खुशहाली आ गई थी, लेकिन मनमोहन दिन रात खेतों में काम करता रहता। इसलिए मोहिनी अपने पति के दिन रात काम करने से परेशान हो चुकी थी। इसलिए एक दिन मोहिनी मनमोहन से बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम कुछ करते नहीं थे, इसलिए मैं हमेशा तुमसे परेशान रहती थी। हर समय यही सोचती थी कि तुम कुछ करोगे या नहीं। लेकिन अब तुम दिन रात मेहनत करते हो ना, केवल अपने खेतों में बल्कि दूसरों के खेतों में भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हो। अब बस भी करो, इतना काम करना सही नहीं है। थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो। मोहिनी, मैं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये ताकत है, इसकी वजह से मुझे कभी थकावट महसूस ही नहीं होती। जब मुझे थकावट महसूस ही नहीं होती तो मैं आराम कैसे करूं? अपने पति की ये बात सुनकर मोहिनी सोचने लगती है, ईश्वर, मैं क्या करूं? ऐसे तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके उन साधु बाबा को ढूंढना होगा जिन्होंने इन्हें ये ताकत दी है। फिर मोहिनी उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है जहां साधु बाबा ने मनमोहन को ताकत दी थी। कुछ ही देर में साधु बाबा उस पेड़ के पास आ जाते हैं और मोहिनी से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे पति को किसी साधु ने एक बैल के बराबर ताकत दी थी। जब से उन्हें ताकत मिली है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार काम करते जा रहे हैं। अपने काम के साथ साथ दूसरों का भी काम कर रहे हैं। तुम जैसा चाहो बेटी, मैं अभी मनमोहन से वो ताकत वापस ले लेता हूँ जो मैंने उसे दी थी। ऐसा बोलकर साधु बाबा अपनी ताकत वापस ले लेते हैं और मनमोहन को पहले जैसा कर देते हैं। फिर मनमोहन में भी अब पूरी तरह बदलाव आ जाता है और अब वो आलस को त्याग देता है और पूरा मेहनती किसान बन जाता है, जिससे मोहिनी बहुत खुश होती हैं और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।